हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वैल्यूएशन अंडर कस्टम एक्ट 1962 और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 मार्क का इससे आएगा ही आएगा। जनरली प्रैक्टिकल आ जाते हैं बट थ्योरी भी कुछ कम नहीं है, थ्योरी भी आते रहते हैं, ठीक है, जिसमें हम दोनों पढ़ेंगे। हाउएवर हम जो थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं वो थ्योरी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर कुछ थ्योरी आ भी रहा है तो आपको ऐसा नहीं आएगा कि एक्सप्लेन रूल 5, एक्सप्लेन रूल 6, ऐसा नहीं आने वाला है। आपको कुछ केस स्टडी दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको अपना जजमेंट लगाना है। तो देयरफॉर किसमें हम कंसेप्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे रेदर देन राइटिंग चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए आपको बताऊँगी सब, बट इन डिटेल लाइन बाय लाइन ही उसका कंसेप्ट बता देंगे, राइट। सबसे पहले इधर आ जाइए, टर्म यूज इन कॉमन पार्लेंस। तो इसमें जो टर्म्स है कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि इनवॉइस है, तो इनवॉइस तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे पास ये सब जो भी गुड्स हम डील करते हैं ये सब की डिटेल्स रहती हैं। उसके बाद पैकेज स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी उस कंटेंट रहता है उस पैकेजिंग में उसका डिटेल्स रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो भी हमारे कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर है ना, उसका एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करता है। सर्टिफिकेट इशू, अगर जो सर्टिफिकेट जो कि इशू करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर, तो वो उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। बिल ऑफ लेडिंग क्या बोलते हैं? बिल ऑफ लेडिंग एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है बाय द कैरियर ऑफ द कार्गो। मतलब जो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं अमेज़न से, ठीक है, अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं अमेज़न से, तो अब अमेज़न वाला क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर किए अमेज़न से, अमेज़न वाला सप्लायर के पास जाता है या सपोज़ ट्रांसपोर्टर के पास जाता है। तो आपने जो डिटेल्स अमेज़न को भेजा, फिर अमेज़न वही डिटेल्स आपको ट्रांसपोर्टर को भेजेगा एंड देन ट्रांसपोर्टर आपको भेजेगा, राइट। तो यहाँ पे जब आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक कैरियर ऑफ द कार्गो जो ट्रांसपोर्टर रखता है ना, उसको यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन रखता है उसको वो बिल ऑफ लेडिंग में रखेगा। मतलब वो पोर्ट ऑफ शिपमेंट यहाँ पे जो शिप करेगा, किस में शिप कर रहा है, कितने पैकेजेस है उसके पास, सबके पास मार्क है कि नहीं, और क्या वो प्रीपेड है कि उसको कैश डेस्टिनेशन में कलेक्ट करना है, ये सब डिटेल्स रखेगा। तो कौन रखेगा? जो ट्रांसपोर्टर है, जो आपको गुड्स पहुंचा रहा है, जो डिलीवरी बॉय है, उसके पास बिल ऑफ लेडिंग रहता है। क्लियर है? उसके बाद एयर कंसाइनमेंट नोट, ये हमने वेसल की तरफ से पढ़ा, यहाँ पे वो एयर के लिए ही हो गया। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट अभी आप अमेज़न यहाँ है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट शोइंग द पर्टिकुलर द कंसाइनमेंट ऑफ द बायर हैज़ प्लेस एन ऑर्डर विद द सप्लायर। वही बता हमने सप्लायर के साथ ऑर्डर हुई, तो सप्लायर के पास जो रहता है सारी डिटेल्स उसको हम इंटेंट बोलेंगे। देयर इज फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, यूनिट प्राइस, मोड ऑफ पेमेंट, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन अगर कुछ है तो, मतलब जैसे अमेजन में आपको रहता है कि अगर आपको गिफ्ट रैप करना है क्या, तो वो सब कुछ डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, या पर्सनलाइज गिफ्ट आइटम्स में भी डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। क्लियर है? उसके बाद कोटेशन तो आई गेस सबको पता होगा। उसके बाद ये सब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है ना कि अभी आप यूएसए से कुछ एक सामान मंगाएंगे और इंडिया में आएगा, ठीक है, तो अब दोनों को डर है, ठीक है, यूएसए और इंडिया, अब दोनों को डर है। यूएसए वाले को क्या डर है कि हम सामान भेज देंगे पर इंडिया वाला जो है वो पैसा हमको नहीं देगा। इंडिया वाले को क्या डर है, हम पैसे भेज देंगे बट जो सामान आएगा वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा, बट स्टिल हमको पैसे देना पड़ेगा। तो ये दोनों को जब डर रहता है ना, इसलिए वो एक थर्ड पर्सन को अपने पिक्चर में लाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक। तो यहाँ पे बैंक सेलर को इंटीमेट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमारा यूएसए है, तो जो इंडिया है, इंडिया का एक बैंक यूएसए को इंटीमेट कर देगा कि मेरे को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि जैसे ही तुम गुड्स भेजोगे तो मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये बात कौन बोलेगा? बैंक बोलेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में वही रहता है। एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना मतलब बैंक बोलता है सप्लाई सेलर को कि जो बायर है वो उसको इंस्ट्रक्ट कर चुका है कि जैसे ही हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग गुड्स आ जाएंगे वैसे ही तुमको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, ओके। और हाँ, और उसके बाद हाँ ये वाला एक इम्पॉर्टेंट अगेन, बोर्ड चार्जेस। तो समटाइम्स क्या होता है ना, हमको बर्थ नहीं मिलता है, बर्थ नहीं मिलता है। सपोज़ एक बहुत बड़ा हमारा वेसल है, यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वेसल्स हैं। अब इस वेसल को लाने के लिए यहाँ पे हमारे पोर्ट के किनारे में, मतलब ऑब्वियसली किनारे में ही हमको यहाँ पे करना पड़ता, तभी तो यहाँ पे इतना ये लैंड है, यहाँ पे रहेंगे तभी तो हम अनलोड करेंगे, राइट। अब यहाँ पे ना जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक छोटे छोटे बोट्स भेजते हैं। वो छोटे छोटे बोट्स जाके यहाँ के जो सामान है वो उसमें अनलोड होते हैं
फिर ये क्योंकि ये छोटा रहता है तो यहाँ पे इसको जगह मिल जाता है एंड देन यहाँ पे आके वो अनलोड होता है। तो जब ये हम छोटा बोट बेचते हैं तो उसमें बोट चार्जेस लगते हैं, तो वही बोट चार्जेस होते हैं, लिटरेट चार्जेस होते हैं। क्लियर है? उसका वैल्यूएशन हमको काम आएगा। ठीक है, ये वाला एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है ये है वो टेक्निकल टर्म्स। हालांकि आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डिस्क्राइब एक्स फैक्टरी प्राइस, डिस्क्राइब एफएएस, बट ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एक्स फैक्टरी प्राइस, एफएएस, एफओबी एंड सीआईएफ। इससे पहले मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, एक सेकेंड। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम मैंने बनाया था पर समझाने के पर्पज़ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारा ये यूएसए है और हमारा ये इंडिया है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री के गेट से तुरंत निकल के जो हमारा चार्जेस लग रहा है उसको हम बोलेंगे एक्स फैक्ट्री चार्जेस। ठीक है, फैक्ट्री के गेट से देखो तुरंत निकला है एंड हमारा जो चार्जेस लगता है, मतलब इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा जितना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा प्लस जितना हम प्रॉफिट जोड़ना चाहेंगे वो आ जाएगा। राइट, तो उसको हम बोलेंगे हमारा क्या, एक्स फैक्ट्री प्राइसेस। अब क्या होता है, अब ये फैक्ट्री का गेट से हमारा यहाँ पे एक गाड़ी में, एक ट्रक में जाएगा पोर्ट तक। तो पोर्ट है ये, तो यहाँ पे जो है ना, पोर्ट में लोड कराने से पहले जो प्राइस लगेगा वो हम उसको बोलेंगे एफएएस, फ्री अलोंग साइड। डिटेल पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बस टर्म्स बता देती हूँ। तो यहाँ फैक्ट्री से लेके पोर्ट जाने तक जितना कॉस्ट लग रहा है उसको हम फ्री अलोंग साइड बोलेंगे। फ्री अलोंग साइड के बाद जब यहाँ पे अनलोड हो गया, उसका जो इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह लगता है, ऑब्वियसली आप बिना इंश्योरेंस लिए आप उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कहीं हमारे पानी में डूब गया तो हमारा पूरा लॉस हो जाएगा, इसलिए इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है। तो इंश्योरेंस वगैरह सब ऐड होने के बाद जब आपका यहाँ पे अनलोड हो गया लोड हो गया पोर्ट में, तो आपको जो प्राइस बोलता है उसको एफओबी प्राइस बोलते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही ये जब ये जो वेसल है ये आपका इंडिया बॉर्डर क्रॉस करता है, यहाँ पे जो आता है और या पोर्ट में आने से पहले जो वैल्यू लगता है उसको हम सीआईएफ वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? अब ये बार हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं, हमारा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स फैक्ट्री प्राइस मतलब जो फैक्ट्री गेट से बात का है, तो ये प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री गेट है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आएगा। फ्री अलोंग साइड में हमारा एक्स फैक्ट्री तो आएगा, मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन आएगा। उसका जो लोकल फ्रेट एंड लोकल टैक्सेस, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन हमने जो एक गाड़ी में सब सामान जाके हमारे पोर्ट में भेजा, वो सब उसका जो लोकल फ्रेट, उसका जो लोकल टैक्सेस लगेगा वो हमारा फ्री अलोंग साइड में हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा एफओबी कब होता है, जब हमारे पोर्ट में वो लोड हो जाते हैं, तो इससे हमारा एफएएस लग जाएगा प्लस लोडिंग चार्जेस, क्योंकि वो लोड हो गया तो कुछ लोडिंग चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ड्यूटी तो तभी पे करना रहता है, राइट, तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। एंड सीआईएफ मतलब जब इंडियन पोर्ट में पहुंच गया है वो गुड्स, तो उसको हम सीआईएफ बोलेंगे, जिसमें हमारा एफओबी आएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा एंड फ्रेट चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नाउ हाँ, ये सब इतना कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आपको ले चलती हूँ सेक्शन नंबर 14 में। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 14 क्या बोल रहा है वो बता देते हैं। अच्छा, मैं ये बताने से पहले मैं आपको एक बार ये कन्वर्जन के डेट्स वगैरह बता देती हूँ। हाँ, ये रहा। ठीक है, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं, मैं ये सबको बताऊँगी। सेक्शन 14 के सब इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, बट एक बार हम लोग ये कर लेते हैं। तो कन्वर्जन डेट्स के बारे में बता देते हैं और कन्वर्जन रेट्स के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो पहले रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के रेट्स होते हैं हमारे पास। एक जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, एक जो सीबीआईसी देता है, और एक हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स देते हैं। ठीक है, तो हमको कौन सा रेट लेना है, हमको जो सीबीआईसी हमारा जो बोर्ड है वो हमको जो रेट्स नोटिफाई करेगा उसको हमको कस्टम लॉ में लेना है। क्लियर है? अब किस दिन की, अब ऐसा होता है ना कि अब ऐसा भी होता है कि सीबीआईसी का रेट ही 3-4 दिन का दिया रहता है, तो अब हमको कौन से दिन का रेट लेना है वो हमको जानना रहता है। तो उसके लिए टेबल काम आएगा। एक होता है एक्सचेंज रेट, मतलब एक सपोज आपको रहेगा बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा,
चाहे वो 10% पे लग सकता है, 12% लग सकता है, 14% लग सकता है। सपोज उसे 3 रेट दिया है और एक देते हैं आपको रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब कितना में एक्सचेंज होगा। एक $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ दे सकता है, एक 75 रुपीज़ दे दिया है और एक 65 दे दिया है। एंड माइंड यू ये सब जो तीनों रेट है ये CBIC का ही दिया हुआ है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमको RBI का फॉरेन एक्सचेंज का नहीं लेना है, हमको यही रेट लेना है। तो यही इसी का आपका बस 3 रेट है एंड 3 कस्टम ड्यूटी है। तो आपको कौन से डेट के ये लेने हैं ये आपको जानना है। तो उसके लिए आप 2-3 सेक्शन पढ़ेंगे। एक होता है सेक्शन नंबर 15 इन केस ऑफ इम्पोर्ट, एक होता है सेक्शन नंबर 16 और ये जो रेट एक्सचेंज है वो सेक्शन नंबर 14 के ही बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो 14-15 सेक्शन आपको पढ़ना है। तो ये एक टेबल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे डेट ऑफ डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 15 और 16 के बारे में आती हूँ और फिर है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, कौन सा फॉरेन एक्सचेंज का रेट लेना है, कौन सा कस्टम ड्यूटी का रेट लेना है। तो अगर हमारा जो गुड्स है वो अगर क्लियर हो रहा है फॉर होम कंजप्शन पर्पज़ के लिए, तो हमारा बिल ऑफ एंट्री या फिर एंट्री इनवर्ड विच एवर इज़ लेटर वाला डेट लगेगा। कौन सा लगेगा, जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री फाइल किए या फिर जिस दिन हमको एंट्री इनवर्ड का परमिशन मिला जो बाद में है, उस दिन जो रेट होगा हमारे कस्टम ड्यूटी का वो रेट हमको लेना है। ठीक है, वेयर एज फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमेशा हमको बिल ऑफ एंट्री का रेट लेना है। हमको फॉरेन एक्सचेंज के लिए बिल ऑफ एंट्री का ही लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल, तो हालांकि बहुत इलस्ट्रेशंस हैं इसमें। तो सपोज 10 अक्टूबर और एक 20 अक्टूबर है, इस दिन हमको बिल ऑफ एंट्री मिला, इस दिन हमको एंट्री इनवर्ड मिला। तो रेट हम कौन सा लेंगे, इस दिन का, बट फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लेंगे इस दिन का। विच एवर इज़ लेटर लेंगे, बट फॉरेन एक्सचेंज हम लेंगे हमेशा बिल ऑफ एंट्री का। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट, अगर वो क्लियर हो रहा है होम कंजप्शन, वो क्लियर हो रहा है वेयर हाउस के, मतलब हम होम कंजप्शन के लिए नहीं किया है, अभी हम वेयर हाउस में डाले हैं, तो उसमें जो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी होगा वो हमारा एक्स बॉन्ड हो जाएगा, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। बट जो शिपिंग बिल जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा वो हमारा इनटू बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट लास्ट है एक्सपोर्ट के केस में। तो एक्सपोर्ट के केस में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमको लगेगा वो नेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जिस दिन अपने को मिलेगा उस दिन में लगेगा। बट हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो जिस दिन हम शिपिंग बिल फाइल करेंगे उस दिन हमको उस दिन का लेना है। क्लियर है। तो इसके काफ़ी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के इलस्ट्रेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये यहीं पे यही लिखा है, ये यहाँ पे बेसिकली खाली कन्वर्जन रेट हमको किस दिन का लेना है वो लिखा है। एंड फर्दर बाद में आपको सेक्शन नंबर 15 एंड 16 भी बताया है, तो मैंने इसको कंपाइल कर दिया है एक ही टेबल में, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहे कि इसमें बिल ऑफ एंट्री में ही आपको हमेशा फॉरेन एक्सचेंज लेना है, बट इसमें एंट्री इनवर्ड या विच एवर इज लेटर लेना है। इसमें इनटू बॉन्ड है, इसमें शिपिंग बिल है, इसमें एक्स बॉन्ड है एंड इसमें नेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो बेसिकली 2 सेक्शन, इसमें एक ही सेक्शन है, दैट इज़ सेक्शन नंबर 14। तो सेक्शन नंबर 14 के 2 सब सेक्शन है, एक सेक्शन नंबर 14(1) है, एक सेक्शन नंबर 14(2) है। 14(1) में हमको बोल रहा है कि हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है, बट ट्रांजैक्शन वैल्यू कुछ कंडीशंस रहेंगे तो ही हमको लेना है, या फिर और सेकेंड 14(2) बोल रहा है कि हमको टैरिफ वैल्यू लेना है। हाउएवर टैरिफ वैल्यू सब चीज़ के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफाइड आपको कुछ स्पेसिफाइड गुड्स आर्टिकल्स ही दिया जिसका आपको टैरिफ वैल्यू डिस्क्राइब है। टैरिफ वैल्यू आपको वो जो हमने क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो शेड्यूल नहीं पढ़ा था उसमें आपको टैरिफ वैल्यू पहले से बताया जाता है। ठीक है, एंड ये जो टैरिफ वैल्यू है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब अगर आपके पास ट्रांजैक्शन वैल्यू भी है और उस गुड्स का आपके पास टैरिफ वैल्यू भी है तो आपको टैरिफ वैल्यू लेना है, क्योंकि अलग से इसको नोटिफाई करके लाया गया है वो रेट, तो हमको टैरिफ वैल्यू लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ रूल्स के एडजस्टमेंट करेंगे जिससे कि हमको वैल्यूएशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट के केस में हमारे पास रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 4 में हमको ये बताना है, सपोज़ हमारे जो गुड्स हम डील कर रहे हैं उसका हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उसी का आइडेंटिकल गुड्स का हम ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लेंगे। रूल 4 ये बात करता है, डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी।
रूल 5 क्या बोलता है, उसी का सिमिलर ले लेंगे, अगर आइडेंटिकल भी नहीं है, अगर हाँ ये सीक्वेंस वाइज है, ऐसा नहीं है कि आप 4 के बाद 8 यूज़ कर ले, 9 यूज़ कर ले, या फिर पहले 5 यूज़ कर ले फिर 4 यूज़ कर ले, आपको सीक्वेंस वाइज से चलना है। यहाँ पे पहले 4 आइडेंटिकल गुड्स है तो उसका ले लो, आइडेंटिकल गुड्स नहीं है तो सिमिलर गुड्स का ले लो। 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है कि हाँ अभी तुम्हारे को 7 अप्लाई करना है, 8 अप्लाई करना है, बट अगर तुम्हारे पास प्रॉपर रीज़न है तो तुम पहले 8 अप्लाई कर सकते हो एंड बाद में 7 अप्लाई कर सकते हो। बस रूल 6 इतना ही बोलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 में आपको डिडक्टिव मेथड से निकालना है। डिडक्टिव मेथड कैसे है, मतलब आपके पास पूरा आपको डिटेल्स पता है, इसमें आप माइनस करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना लगा, प्रॉफिट कितना मार्जिन आप ऐड किया, ये सब माइनस करते जाओगे तो आपको वैल्यूएशन पता चल जाएगा। उसके बाद कंप्यूटेड मेथड, तो सारी चीज़ को ऐड करते जाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, कितने एक्सपेंसेस आपने बियर किए, कितने क्या किए, ऐसे कर ऐड करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड 9 है आपका रेसिडुअल मेथड, अगर कुछ भी नहीं लगा तो ऐसा कोई वैल्यू हमको लेना है जो कि अगेन रीज़नेबल हो, हमारे जो रूल्स के हिसाब से हो, ऐसा कुछ हमको एक वैल्यू ले लेना है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट के लिए सिमिलर है। 4 में आपको कंपेरेटिव देखना है, कंपेरेटिव मतलब वही आइडेंटिकल एंड सिमिलर मेथड्स देखने हैं। 5 में यहाँ पे डिडक्टिव नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटेड आ जाएगा, एंड 6 में यहाँ पे रेसिडुअल आ जाएगा। बस हमको ये सब रूल्स अभी पढ़ना है एंड हमको सेक्शन नंबर 14(1) एंड 14(2) पढ़ना है, कुछ कंडीशंस हैं उसके वो पढ़ने हैं और हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी इलस्ट्रेशन हम एक बार में इलस्ट्रेशन कर लेंगे। क्लियर है। तो 14(1) में यहाँ पे हमको बोल रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के केस में 14(1) सेम है कि अगर हमको कोई भी गुड्स का वैल्यू चाहिए तो हम उसमें जो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे तब लेंगे अगर प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल है फॉर द गुड्स। सेकेंड है गुड्स आइदर इंपोर्ट हुआ है या एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट लिखेंगे, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हो रहा है। इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट टू इंडिया हो रहा है, ठीक है। एंड फॉर द डिलीवरी एट द टाइम ऑफ एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, डिलीवरी हो रहा है प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन तक या फिर प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक। मतलब अगर आपको इंपोर्ट गुड्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वैल्यूएशन कैसे होगा तो 14(1) में आपको जो लेना है एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट लिख देना है। एक्सपोर्ट के केस में पूछ रहा है तो 14(1) में आपको एक्सपोर्ट लिख देना है। उसके बाद जो बायर एंड सेलर से वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस एज सोल कंसिडरेशन ऑफ द सेल होना चाहिए। ये आपको 5 चीज़ याद रखनी है अगर आपको लिखना आएगा तो, ताकि आपके एकदम वर्डिंग्स अच्छे लगे। फर्स्ट प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल होना चाहिए, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन या प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, एंड बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, एंड प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए फॉर द सेल पर्पस, ठीक है। देखो इंपोर्टेड गुड्स में भी सेम लिखा है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, बायर एंड सेलर्स आर नॉट रिलेटेड, प्राइस एज अ सोल कंसिडरेशन। क्लियर है। यहाँ पे 14(2) भी यही यहाँ पे ये रहा। 14(2) मैंने जो बताया कि इसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, तो अगर हमको कोई भी टैरिफ वैल्यू फिक्स है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में आती है तो हमको वो ले लेना है और इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। एंड हमको हमारा जो भी वैल्यूएशन करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ सच टैरिफ वैल्यू में हमको उसका वैल्यूएशन करना है, ठीक है। अब आते हैं रूल्स में। रूल्स 2 कुछ नहीं है, रूल्स 2 आपको डेफिनेशंस दिया गया है। तो डेफिनेशन में 2-3 इंपॉर्टेंट है, बस वही पढ़ लेते हैं। दैट इज़ आइडेंटिकल गुड्स। अगेन आइडेंटिकल गुड्स क्या होना चाहिए आपको पता रहना चाहिए। तो आइडेंटिकल गुड्स मतलब जो गुड्स जो कि सेम है सारी रिस्पेक्ट में, इंक्लूडिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्वालिटी, उनका रेपुटेशन, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द माइनर डिफरेंस इन अपीयरेंस दैट डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो आपका सब रिस्पेक्ट में सब चीज़ सेम होना चाहिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेपुटेशन, उस गुड्स का भी उतना ही डिमांड में होना चाहिए, उतना ही उसकी क्वालिटी होना चाहिए। बस अगर अपीयरेंस में चेंज हो रहा है तो चलेगा, हाउएवर वो अपीयरेंस में भी ऐसा चेंज होना चाहिए जो कि आपके वैल्यूएशन ऑफ गुड्स का इफेक्ट ना करे, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है कि वो प्रोड्यूस इन द कंट्री इन विच द गुड्स बीइंग वैल्यूड वे प्रोड्यूस। तो वो इस सेम कंट्री में भी प्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक चीज़ जिसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है तो जो आइडेंटिकल गुड्स ले रहे हैं वो भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, तभी तो जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हम मान लेंगे कि हाँ ऑलमोस्ट सेम है, तभी तो फिर हम उस आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यूएशन ले पाएंगे। एंड थर्ड है कि सेम पर्सन प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी डिपेंड करता है हमारा कॉस्ट। कोई ऐसा करता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत कट डाउन कर देता है, तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें भी तो डिपेंड करता है ना कॉस्ट। तो सेम पर्सन प्रोड्यूस होना चाहिए। हाउएवर इसमें रिलैक्सेशन यह है कि अगर सेम पर्सन नहीं है तो डिफरेंट पर्सन चलेगा। सेम पर्सन है आपको सेम पर्सन का लेना है, सेम पर्सन नहीं है तो डिफरेंट पर्सन चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, अपीयरेंस डिफरेंट हो सकता है बट वो वैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, सेम कंट्री में होना चाहिए, सेम पर्सन होना चाहिए, सेम पर्सन नहीं तो डिफरेंट पर्सन चलेगा। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब कस्टम स्टेशन, यहाँ अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है।
प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन. प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन मीन्स द कस्टम स्टेशन वेयर द गुड्स आर बॉट फॉर बीइंग क्लियर फॉर होम कंजप्शन. याद रखो, कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन. इसमें केस स्टडी आता है कि आपका जो गुड्स है वो कस्टम स्टेशन से थोड़ा सा दूर ला के रख दिया गया है, कस्टम स्टेशन तक नहीं आ पाया फॉर वॉट एवर मे बी द रीजन्स. तो क्या हम इसको इम्पोर्ट हुआ है मानेंगे? तो नहीं, हम हुआ है नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन तक हमको प्राइस लेना है. हमारा अगर प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन तक आ रहे हैं तब उसका हमको वैल्यूएशन को ऐड करना है, राइट. तो प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन में ही नहीं आया, वो हमारे कस्टम स्टेशन में ही नहीं आया है, तो उसका वैल्यू नहीं लेंगे. ऐसा एक है जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, वही वाला शायद कोई इलिस्ट्रेशन में या फिर टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन में देख लूँगी. ठीक है. उसके बाद सिमिलर गुड्स सिमिलर गुड्स में आपको यहाँ पे ये बताया गया कि ऑल्दो सारे रिस्पेक्ट में सेम नहीं है, बट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है. जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, जिससे कि क्या होता है, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और कमर्शियल सिमिलर गुड्स में ऑल्दो वो सेम नहीं होगा, बट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इतना सेम होगा जिससे कि हम सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. और वो कमर्शियली इंटरचेंजेबल होना चाहिए विद द गुड्स बीइंग वैल्यूड. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी रेपुटेशन, कमर्शियली हम उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं. सेकंड है, सेम कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए. थर्ड है, सेम पर्सन प्रोड्यूस करना चाहिए. हाउएवर अगर सेम पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो डिफरेंट पर्सन प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. तो बस इसमें डिफरेंसेस यही है कि वो सारे रिस्पेक्ट में सेम नहीं है, उसमें सारे रिस्पेक्ट में सेम था, और इसमें ये कमर्शियली इंटरचेंजेबल हो सकता है एंड कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा. ये सब कुछ डिफरेंस वाले पॉइंट्स हैं. ठीक है. अब ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, ये हमको रूल 2 में बताया गया है. ठीक है. अब रूल 2 का क्लॉज नंबर 2 ये रहा, में हमको रिलेटिव का डेफिनेशंस बताया गया है. मतलब किसको बोलेंगे कि वो पर्सन रिलेटेड है. हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो बायर एंड सेलर होगा वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बट कब बोलेंगे कि वो पर्सन रिलेटेड है? तो ये फॉलोइंग रीजंस है. फर्स्ट, अगर वो ऑफिसर या डायरेक्टर है वन अदर बिजनेस, एक दूसरे के ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या फिर वो लीगली रिकोगनाइज पार्टनर हैं, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है उनके बीच में, या एनी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन, कंट्रोल और होल्ड 5% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक ऑन शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम. मतलब वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ओन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं 5% और मोर, 5% से ज़्यादा अगर वो होल्ड कर रहे हैं स्टॉक ऑन शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम में, तो उनको हम रिलेटेड मान लेंगे. या फिर वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर. यहाँ पे जो कंट्रोल वर्ड है हमको इसमें बताया तो नहीं गया, बट अपन ऑब्वियसली एज्यूम करेंगे कि 51%, क्योंकि कॉमन पार्लेंस में अपन कंट्रोल का मतलब यही लेते हैं कि उनके पास 51% ऑफ शेयर्स हैं. ठीक है. तो अपन इसमें यही मान लेंगे कि वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल, मतलब उनके पास 51% ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या उनका जो शेयर है उतना होना चाहिए. उसके बाद बोथ ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, मतलब उनको एक थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, या वो दोनों मिलके एक थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं. नेक्स्ट वही वाला, टुगेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन. ठीक है. एंड दे आर द मेंबर ऑफ द, या फिर दे आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे कि वो रिश्तेदार हैं, वो रिलेटेड है. ठीक है. यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, उनको बेसिकली जो हमारा था वो 20 पर यूनिट था, बट उन लोग 14 पर यूनिट में दे रहे थे. मतलब सबको इसका पढ़ तो नहीं रही हूँ पूरा, मैं आपको बता दे रही हूँ. इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से इंडिया, तो यूएसए वाला जनरली सबसे चार्ज करता है $20 पर डॉलर, बट इससे चार्ज कर रहा है $14 पर डॉलर. तो हमने देखा कि ऐसा कि वो $14 पर डॉलर है, तो हमको पता चला कि उसके पास 30% ऑफ इक्विटी शेयर्स थे. तो क्या हम इसमें मानेंगे कि हाँ, इसमें रिलेशनशिप हमारे प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट एक्शन सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्ड कंट्रोल है वो डिफाइन नहीं हुआ है, और कॉमन पार्लेंस के हिसाब से हम कंट्रोल को लेंगे अगर वो 51% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी रहते हैं, और इस केस में सिर्फ 30% ऑफ शेयर होल्डिंग है. तो अपन ये मानेंगे कि जो एक्सपोर्ट वो है वो रिलेटेड नहीं है. ठीक है. और यहाँ पे ये क्यों प्राइस कम दे रहे हैं, अगर उसको हमको पूछ रहे हैं, तो मे बी वो बल्क में ऑर्डर कर रहे हैं इसलिए प्राइस कम होता है, क्योंकि आप ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, राइट. तो वैसा कुछ कर रहा है इसलिए इसको मिल रहा है. तो डिपार्टमेंट ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि दे आर रिलेटेड, क्योंकि रिलेटेड होने के लिए हमारे पास हमको ये कंट्रोल होना चाहिए. एंड कंट्रोल को अपन कॉमन पार्लेंस में देखेंगे तो 51% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ अदर कंपनी के बारे में बता रहे हैं. क्लियर है. अब आता है रूल 3. रूल 3.1 अगेन कुछ नहीं बोलता है. रूल 3.1 बोलता है बस कि हमको वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स लेना है, बट उसमें हमको रूल 10 के एडजस्टमेंट करने हैं. ठीक है. ओके. नाउ रूल 3 का 2 कुछ हमको अगेन कुछ कंडीशंस देते हैं. रूल 3 का 2 कि हम ये जो रूल 1 है तभी अप्लाई होगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं. तो अभी क्या कंडीशंस है एक बार देख लेते हैं अपन. तो इसमें ये देखना है कि अगर हम आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू लेंगे बट वो हम उसमें सेम टाइम पे लेंगे, मतलब अपन ऐसा एज्यूम करें, मतलब वो जो आइडेंटिकल गुड्स जो हो रहे हैं वो इम्पोर्टेड होना चाहिए अबाउट द सेम टाइम में.
ठीक है, या फिर सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, उनका जो कमर्शियल लेवल है, उनका जो क्वांटिटी है वो भी सेम होना चाहिए। हाउएवर अगर क्वांटिटी सेम नहीं है तो अपन प्रोपोर्शनल बेसिस में भी ले सकते हैं। मतलब अगर अपन अपने को 500 किलोग्राम का अगर हमको प्राइस चाहिए और जो हमारे यहाँ आइडेंटिकल गुड्स है वो 1000 किलोग्राम का है, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनल बेसिस में अपन 500 किलोग्राम का ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अबाउट द सेम टाइम होना चाहिए एंड सेम क्वांटिटी एंड कमर्शियल लेवल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड थर्ड यहाँ पे बोल रहा है प्रोवाइडेड कि जो भी हम ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे आइडेंटिकल गुड्स का वो प्रोविजनली असेसमेंट नहीं होना चाहिए उसका। मतलब एज पर सेक्शन 18 में अपने पास अगर अपने को कुछ पता नहीं रहता है कि अपन को क्या वैल्यूएशन लेना है तो अपन एक बार प्रोविजनली असेस कर लेते हैं, राइट। तो वो प्रोविजनली असेसमेंट वैल्यू नहीं लेना है हमको आइडेंटिकल गुड्स का, हमको फाइनल असेसमेंट वाला वैल्यू लेना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा भी केसेस है, मतलब अभी हम इलस्ट्रेशन करेंगे बाद में, उसमें भी ऐसा बोला गया है कि समटाइम्स क्या होता है ना, हमको ट्रांजेक्शन वैल्यू देता है आइडेंटिकल गुड्स का, बट 3-4 आइडेंटिकल गुड्स के 3-4 ट्रांजेक्शन वैल्यू दे देता है। तो अपन को उसमें से कौन सा लेना है, तो उसमें हमको लोअर ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लेना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें और जो अभी हमने पढ़ा आइडेंटिकल गुड्स के लिए सेम है सिमिलर गुड्स के लिए। अगर हमारे पास आइडेंटिकल गुड्स नहीं है तो हम सिमिलर गुड्स का ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। सिमिलर गुड्स का भी हम अपन को सेम टाइम पे लेना है और सेम क्वांटिटी या कमर्शियल लेवल में लेना है। हाउएवर अगर नहीं है तो अपन इसको अगेन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें भी अगर सिमिलर गुड्स के भी 2-3 से ज़्यादा अगर हमको दिया है तो हमें लोअर जो वैल्यू है अपने को वो लेना है। क्लियर है। अब आते हैं रूल 6 में। हमने रूल 3 पढ़ लिया, रूल 4 पढ़ लिया, रूल 5 पढ़ लिया। रूल 6 मैंने बताया था कि बस आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब पहले ऐसा होता है सिक्वेंसली आपको फॉलो करना पड़ता है 3, 4, 5, 6, 7। हाउएवर अगर आप रिक्वेस्ट करें, जो इंपोर्टर है वो अगर प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करें, प्रॉपर ऑफिसर उनको अप्रूवल दे रहे हैं तो पहले रूल 8 अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद रूल 7 अप्लाई कर सकते हैं। रूल 8 आपका कंप्यूटेड में है और रूल 7 अपना डिडक्टिव है। तो अपन तो एज इट इज़ सिक्वेंस वाइज ही पढ़ते हैं। रूल 7 इट इज़ डिडक्टिव वैल्यू में। तो डिडक्टिव वैल्यू में 2 केसेस है। फर्स्ट केस है कि अगर गुड्स बीइंग वैल्यूड और आइडेंटिकल गुड्स, इफ गुड्स जो हमको जो गुड्स का वैल्यू निकालना है या फिर उसके आइडेंटिकल गुड्स या फिर उससे सिमिलर गुड्स अगर एक वो सोल्ड हो रहे हैं कंडीशन एज इम्पोर्टेड, मतलब सेम कंडीशन है जैसे आप इंपोर्ट किए वैसा ही आप सोल्ड कर रहे हैं। एंड सेकेंड है आप जो सोल्ड कर रहे हैं वो सेम कंडीशन में नहीं है। तो इफ़ द गिवन गुड्स या आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स अगर आप सोल्ड करें इन कंडीशन एज इम्पोर्टेड तो उसका जो एसेसेबल वैल्यू होगा आपको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यूनिट प्राइस इन इंडिया ले लेना है। ठीक है, क्या ले लेना है, यूनिट प्राइस इंडिया में। सबसे पहले आपको कमीशन, यहाँ रहा कमीशन या जो भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड हुआ है वो आपको डिडक्ट कर लेना है। उसमें से कमीशन यूजुअली पेड वो आपको डिडक्ट कर लेना है, प्रॉफिट डिडक्ट कर लेना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस डिडक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपको कस्टम ड्यूटीज़ या अदर टैक्स पेबल इन इंडिया है उसको भी डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा एसेसेबल वैल्यू। तो इसलिए हम इसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो बेसिकली हमको यूनिट प्राइस इन इंडिया से ये 3 चीज़ माइनस करना रहता है, कमीशन, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस एंड कस्टम ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस। और इन केस जो गिवन गुड्स है वो अगर नॉट सोल्ड इन अ कंडीशन इज इम्पोर्टेड है तो इसके साथ साथ हमको कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग को भी डिडक्ट कर लेना है। यूनिट प्राइस के साथ साथ यूनिट प्राइस इन इंडिया माइनस कमीशन या प्रॉफिट माइनस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस माइनस कस्टम ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। और उसके बाद जो एसेसेबल वैल्यू निकलेगा वो हमारे लिए डिडक्टिव वैल्यू एज पर रूल 7 होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू रूल 8 दैट इज कंप्यूटेड वैल्यू। तो कंप्यूटेड वैल्यू में अपने को क्या रहता है, अपने को कंप्यूट करना रहता है। तो उसमें अपन सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा रहता है, मतलब जो वैल्यू ऑफ मटेरियल अपन यूज़ किए फैब्रिकेशन या अदर प्रोसेसिंग में जो अपना कॉस्ट लगा उसमें, प्लस उसमें अपन प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, हमारे जो जनरल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो ऐड कर लेंगे। एंड रूल 10 सब रूल 2 के चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली इसमें हमारा 2 चीज़ है, इसमें हमारा एक फ्रेट है और एक इसमें हमारा इंश्योरेंस है। ये 2 चीज़ अपन ऐड कर लेंगे इसमें ही। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे निकल जाएगा फर्स्ट कॉस्ट ऑफ वैल्यू, ये सब अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस प्लस 10(2) का चीज़ें को हम ऐड करना, जिससे हमारा कंप्यूटेड वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, एंड कमिंग टू रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड में हमारा कैसा है, रेसिडुअल मेथड में मैंने आपको पहले बताया बाकी कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो अपन को गुड्स को ऐसा वैल्यू करना है जो कि फर्स्ट रीजनेबल मीन्स हो, राइट, उसका रीज़न लॉजिकल वे में अपन को वैल्यूएशन लेना है। सेकंड, प्रिंसिपल और जनरल प्रोविज़न के कंप्लाई करते हुए हो, उनके खिलाफ ना हो। एंड थर्ड है जो भी डेटा अपन को अवेलेबल है उसके बेसिस में हो। ठीक है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट
बट हाउएवर यहाँ पे आर्बिट्री मेथड नहीं होना चाहिए, बिना कोई लॉजिकल का नहीं होना चाहिए, और वो सेलिंग प्राइस भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्राइजेस है तो हाईएस्ट ले लो, तुम बोलो कि ये रेसिडुअल मेथड है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब को हमको कंसिडर नहीं करना है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, मिनिमम कस्टम वैल्यू नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट टू द कंट्री, ये सब हमारे कुछ नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे आपको दिया है, सेलिंग प्राइस इन इंडिया नहीं होना चाहिए, और हाईएस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट का नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन कंप्यूटेड वैल्यू विच हैज़ बीन डिटरमाइंड वो नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ मतलब कंप्यूटेड वैल्यू वाला आपने अगर लिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो चलेगा, ऐसा नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अगेन प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री अदर देन इंडिया नहीं होना चाहिए, मिनिमम कस्टम वैल्यू, आर्बिट्री या फिक्टिशियस वैल्यू, ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो रीजनेबल मीन्स से होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स, और जो भी डेटा हमको अवेलेबल है इंडिया उसके हिसाब से होना चाहिए। क्लियर है? रूल 9 भी हो गया। रूल 10 पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड सर्विसेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो ये है रूल 10, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं रूल 11 भी बता देती हूँ। रूल 11 में क्या है कि जो भी आप वैल्यूएशन लेंगे उसके लिए आपको डिक्लेरेशन साइन करना है, डिक्लेरेशन फाइल करना है कि हाँ हमने ये लिया, रीजंस लेने हैं कौन कौन से कैसे कैसे आपने रूल्स लिए। एंड रूल 12 ये बोल रहा है कि अगर आपने जो भी वैल्यू डिक्लेयर किया है अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगे तो वो, अगर उसको ठीक ना लगे तो वो उस वैल्यू को रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सेम है, ये रहा, कंपेरेटिव में आपका आइडेंटिकल एंड सिमिलर ही आएगा। फिर कंप्यूटेड वैल्यू में आपको यही लेना है कि आप कैसे कंप्यूट किए हैं, दैट इज़ वैल्यू ऑफ मटेरियल में आप प्रॉफिट ऐड किए हैं, जनरल एक्सपेंसेस ऐड किए हैं, रूल एंड देन ऐड किए हैं, और सब रूल 210 का वो है। एंड देन रेसिडुअल में अगेन आपको रीजनेबल मीन से लेना है जो कि कंसिस्टेंट हो विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ द रूल में। ठीक है, क्लियर है? तो ये वैसा ही है पूरा, इसमें रूल 4, 5, 6 इसमें डिडक्टिव वैल्यू नहीं है। तो अब आते हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारा जो है दैट इज़ रूल 10। अब रूल 10 में 2 रूल्स है, रूल 10 का सब रूल 1 है एंड रूल 10 का सब रूल 2 है। ठीक है, तो अभी हम पहले 10(1) का पढ़ लेते हैं। ओके, तो रूल 10 का 1 में आपको फर्स्ट ए पढ़ते हैं। इसमें आपको बोल रहे हैं कि फॉलोइंग को आपको इंक्लूड करना है अगर वो बायर इनका क्या है बट वो हमारे प्राइस एक्चुअली पेड में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट है हमारा कमीशन ब्रोकरेज। पहले क्या क्या इंक्लूड होगा बता देती हूँ। कमीशन ब्रोकरेज, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, ये सब इंक्लूड होगा अगर बायर पे कर रहा है इसको और वो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो ऑब्वियसली ऑलरेडी इंक्लूडेड तो दो बातों देंगे आप। ठीक है, बट हाउएवर इस सब के कुछ एक्सेप्शन है। कमीशन एंड ब्रोकरेज पे करेंगे बट जो बाइंग कमीशन है वो आपको पे नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर आपको पे करना है बट अगर जो आपका कंटेनर है वो रिटर्नेबल है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, एंड थर्ड है कॉस्ट ऑफ पैकिंग, आपको इंक्लूड करना है। इसमें कुछ भी, चाहे वो लेबर के लिए हो या मटेरियल के लिए हो, इसमें कुछ भी आपके पास वो नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं है। तो बाइंग कमीशन और ड्यूरेबल कंटेनर या फिर रिटर्नेबल कंटेनर आपका इंक्लूड नहीं होगा। नाउ सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में अगेन क्या क्या पहले इंक्लूड होगा बता देती हूँ। The value, a portion and as appropriate of the following goods and service were supplied directly and indirectly by the buyer free of charge or at reduced cost for use in connection with the production। हाँ, तो ये सब आपका इंक्लूड होगा। फर्स्ट, मटेरियल कंपोनेंट पार्ट एंड सिमिलर आइटम्स इन अप्रोप्रिएट इन द इम्पोर्टेड गुड्स। तो जो भी आपके मटेरियल कंपोनेंट या सिमिलर पार्ट्स लग रहे हैं, टूल, डाइज, मोल्ड, सिमिलर आइटम्स जो आपके लग रहे हैं, मटेरियल जो आप कंज्यूम करें इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, डिज़ाइन, प्लान, स्केचेस, ये सब जो प्राइजेस लग रहे हैं ये सब आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, हाउएवर इसमें ये बोला गया है कि ये सब जो है वो इंक्लूड तभी होगा अगर आप उसको यूज़ करें इन द प्रोडक्शन, मतलब उस गुड्स का प्रोडक्शन में अगर आप उसको यूज़ करें तभी आपके ये सब मटेरियल जो भी आप कंज्यूम किए वो सब आएगा। इसमें यहाँ पे ये वाला एक लाइन देखिएगा, हाँ, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, डिज़ाइन वर्क एंड प्लान्स जो कि अंडरटेक हुआ है एल्सवेयर देन इन इंडिया और वो नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन। तो अगर ये एल्सवेयर इंडिया में हो रहा है तो हमको इंक्लूड करना है, बट अगर आपको
क्वेश्चन में देगा कि ये सब जो है वो इंडिया में हो रहे हैं तो वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका अगर आप एक्सेप्शन देखेंगे तो यही है कि जो इंजीनियरिंग वगैरह ये सब जो एक्सपेंसेस है अगर वो इंडिया में हो रहे हैं तो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन के बाद हो रहे हैं। क्लियर है? 10(1) का सी क्या बोल रहा है, जो भी रॉयल्टीज़ या लाइसेंस फ़ीस है, मतलब इसमें आपका पेटेंट फ़ीस भी इंक्लूड हो जाएगा और कॉपीराइट ये सब जो फ़ीस होते हैं वो सब आपके अगेन इंक्लूड होंगे। ऑब्वियसली गुड्स के जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं या जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके रिलेशन में होना चाहिए। एंड अगेन बायर को पे करना है, ऐसा नहीं कि सप्लायर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपको यहाँ पे बायर को ये पे करना है। ठीक है, ओके। नाउ डी में क्या बोल रहा है कि प्रोसीड ऑफ सब्सिक्वेंट रिसेल डिस्पोजल और यूज़ अकॉर्डिंग टू सेलर्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम उसको सब्सिक्वेंट रिसेल कर रहे हैं और मतलब द वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड ऑफ एनी सब्सिक्वेंट रिसेल डिस्पोजल और यूज़ ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स डेट एक्योर्स डायरेक्टली ऑन डायरेक्टली टू सेलर्स, तो वो भी हमको इंक्लूड करना है। मतलब ऐसे कोई भी अगर हम सब्सिक्वेंट रिसेल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका जो भी प्रोसीड है अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेलर के पास आ रहा है तो उसको हमको वैल्यूएशन ऑफ द में इंक्लूड कर लेना है। एंड लास्ट है अदर पेमेंट्स एक्चुअली मेड ऑन, जो हम करने वाले हैं अदर पेमेंट जो कि बायर पे करेगा वो भी हमको वैल्यूएशन में ऐड करना है। इसका एक एक्सेप्शन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसका एक्सेप्शन ये है कि यहाँ सपोज़ जो सेलर है उसको डिविडेंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसको, डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड किससे मिल रहा है, बायर से मिल रहा है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें यहाँ पे बेसिकली उसका जो भी रिसेल का सब्सिक्वेंट जो प्रोसीड होगा ना सब्सिक्वेंट रिसेल का वही इंक्लूड करना है। तो अगर बायर की तरफ से सेलर को अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसका एक्सेप्शन हो गया। इसमें बाकी अदर पेमेंट्स है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ और देखना है, आपने AS 16 पढ़ा होगा बोरोइंग कॉस्ट, कि इसमें बोरोइंग कॉस्ट में ऐसा था कि जब तक आप जो सपोज़ आप जो लोन ले रहे हैं उसका अगर आपका जो एसेट है वो पुट टू यूज़ हो गया है उससे पहले तक, पुट टू यूज़ से पहले तक आपका कॉस्ट में ऐड होगा। अगर वंस आपका जो एसेट है वो पुट टू यूज़ हो गया है तो वो आपके PL में चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है AS 16 का। इसमें आपको ऐसा बताया गया है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है जो फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं वो आपका वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सब तो बार आप फिर भी दिमाग लगा के बना लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 10 का सब रूल 2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आपको एडजस्टमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू 10(2) में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्ज, तो क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस जो कि एसोसिएट होता है विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक लाने के लिए जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस लग रहा है वो। एंड सेकंड है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमको फर्स्ट में आपको ये वाला ले चलती हूँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग वगैरह में। तो अगर हमको इस कॉस्ट के बारे में हम दो केसेस हो सकता है, आइदर हमको इसका जितना कॉस्ट लगा वो पता है या फिर नहीं पता है। अगर हमको इसका जो कॉस्ट है वो हमको पता है तो उसको हम वैल्यूएशन में कितना लेंगे, जितना लगा। अच्छा रुको मैं इसका एक चार्ट बना, ये रहा मैंने टेबल बना लिया है। फर्स्ट हम यहाँ का ये वाला पढ़ते हैं कि अगर आपके जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, अगर आपको वो चार्जेस पता है और आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो बाय वेसल कर रहे हैं, फर्स्ट आपको पता है, नोन है और बाय वेसल कर रहे हैं, तो जितना आपको पता है वही यहाँ पे आ जाएगा। और इनकेस अगर आपको नहीं पता तो 20% FOB लग जाएगा। FOB प्राइस का 20% हम मान लेंगे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए लगा है। बट अगर आप एयर के थ्रू कर रहे हैं तो एयर के थ्रू अगर कर रहे हैं तो अगर आपको नोन है तो एक्चुअल लगेगा या फिर 20% FOB लगेगा, विच एवर इज़ लेस। और अगर नहीं पता है तो 20% FOB लगेगा ही। अगर पता भी होगा तो हम मैक्सिमम मतलब अगर पता भी होगा तो हमको 20% FOB ही हम मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट था 10 का सब रूल 2 का पहला वाला। सेकंड है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में एकदम सिंपल है, अगर आपको उसके चार्जेस के बारे में पता है तो आपको एक्चुअल ले लेना है, अगर नहीं पता है तो 1.125% ऑफ FOB ले लेना है। ठीक है, एंड इन केस आपको क्या होता है ना कि समटाइम्स बाइफोकेशन नहीं किया जाता, मतलब आपको ऐसे दे देगा FOB वैल्यू में आपको
इंश्योरेंस एडिड है और आपको भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है और आपको इंश्योरेंस का अमाउंट नोन नहीं है, बट वो ऑलरेडी ऐसा लिखा है कि आपको ऑलरेडी एफओबी वैल्यू में इंक्लूड कर लिया है, तो आपको सिंपल जो एफओबी प्लस इंश्योरेंस होगा उसका 20% ले लेना है। एंड सेम केस विद इंश्योरेंस कि अगर आपको ऐसा दे दिया है कि आपको इंश्योरेंस चार्जेस निकालना नहीं पता है तो आपको उसको निकालना है, और वो जो एफओबी वैल्यू है उसमें आपके हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एडेड है, तो अगेन आपको एफओबी प्लस हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का 1.125% ले लेना है। ठीक है, तो ये टेबल अगर आप बनाना चाहेंगे, आई नो मेरी हैंडराइटिंग ऐसी ख़राब है इसमें क्योंकि मुझे फिंगर से लिखना पड़ता है, आई डोंट हैव स्टाइलस और एनी पेन। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहीं पे ये सब पूरे जो वर्डिंग्स है उसका मैंने ये 3 टेबल बनाया है एंड इससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशन एरियाज़ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 हमारा हो गया था, इलस्ट्रेशन 2 में आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग इज रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14। व्हाट्स विल बी द वैल्यू अगर प्राइस राइज हो रहा है इंपोर्टेड गुड्स का इंटरनेशनल मार्केट बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट ऑफ एक्चुअल इंपोर्टेशन बट द इंपोर्टर पे द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, सपोज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो अगर हम मान रहे हैं कि 50 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, और जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डेट ऑफ एक्चुअल इंपोर्टेशन के बीच में इंक्रीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे जो इंपोर्टर है वो बोल रहा है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही दूंगा। तो यहाँ पे हमको जो वर्ड को हमको देखना है वो है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो जो प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट होगा वही होगा। ठीक है, प्राइस रेज बिटवीन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट ऑफ एक्चुअल इंपोर्ट इज इरेलेवेंट एज अ प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल शैल बी टेकन इन द वैल्यू। दस जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा है वही हमको लेना है। हाउएवर अगर चलो कॉन्ट्रैक्ट डिलीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो हम अलग बात है, बट अगर जब तक हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो हमारा वैलिड है, वो हमारा एक्सेप्टेबल है अंडर द आइज ऑफ द लॉ, तो हमारा जो प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो अपन यही मानेंगे रिस्पेक्टिव कि क्यों हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे वो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है या चाहे वो ब्रीच ऑफ कंडीशन की वजह से हो रहा है, जो भी मैटर से हो रहा है, हमको जो प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में है वही लेना है। सेकंड क्या बोल रहा है, वेदर द पेमेंट ऑफ पोस्ट इंपोर्टेशन प्रोसेस इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू इफ द सेम इज रिलेटेड टू इंपोर्ट गुड्स एंड इज इन कंडीशन ऑफ सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि एज पर एक्सप्लेनेशन द पेमेंट ऑफ पोस्ट इंपोर्ट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू इफ द सेम इज रिलेटेड टू सच कंडीशन। ओके, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो कंडीशन था फॉर द सेल, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अदर गुड्स जो भी अदर चार्जेस जो कि हमको एज अ कंडीशन फॉर सेल है वो हमको इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हमको उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद रूल 11 मैंने बताया कि डिक्लेरेशन फाइल करना है। रूल 12 अगर प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन नहीं लगा तो वो आपका रिजेक्ट भी कर सकता है। क्लियर है। उसके बाद रूल 13 में इंटरप्रेटिव नोट्स हैं, तो कुछ कुछ टर्म्स आपको कैसे इंटरप्रेट करना है वही है, तो ये तो कुछ नेसेसरी इतना है नहीं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं, ये सब स्किप करते हैं। ओके, ये सब नोट्स हैं कि आपको क्या इंटरप्रेट करना है ये सब चीज़ को लेके। अगर आप रूल 10 के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो ये आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि अगेन आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए थोड़ा और इजी हो सकता है। ठीक है, बट काफ़ी है कुछ, देखिए तो एक बार अगर आपके पास टाइम है तो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहा है कि मदर मैरी हॉस्पिटल एक रिसर्च सेंटर है, वो इंपोर्ट की एक मशीनरी डेल्टा साइंटिफिक इक्विपमेंट शिकागो से। ठीक है, मतलब बेसिकली एक हमारे पास रिसर्च सेंटर है, वो इंपोर्ट करे एक मशीनरी अपने हाउस रिसर्च से, कहाँ से, शिकागो से। प्राइस ऑफ द मशीनरी हमारा $5,000 पे सेटल हुआ था। मशीन शिप हुआ था 10/4 को। मीन वाइल द हॉस्पिटल ऑथराइजेशन नेगोशिएशन के वो क्या कि तुम इस प्राइस को रिड्यूस कर दो क्योंकि हम हाउस रिसर्च वगैरह के लिए बुला रहे हैं। एज ए रिजल्ट वो प्राइस को $850 से डिक्रीज़ कर दिया, तो अभी जो हमारा प्राइस है वो $4150 है। ठीक है, और डेटेड 15/4 को। मशीन इंडिया में अराइव हुआ 18/4 को। कमिश्नर ऑफ कस्टम हैज़ डिसाइडेड टू टेक द ओरिजिनल प्राइस, बट जो कमिश्नर ऑफ कस्टम है वो बोल रहा है मैं तो ओरिजिनल प्राइस दैट इज़ 5,000 ही लूँगा, मैं 4,100-500 नहीं लूँगा। तो यहाँ पे हमको बताना है कि नहीं, कमिश्नर का अप्रोच गलत है, क्योंकि हमको यहाँ पे सेक्शन नंबर 14 में बोल रहा है कि हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है, और यहाँ पे आपको जो रेफरेंस देना है वो गार्डन सिल्क मिल्स लेकर लेना है। यहाँ पे आपको बेसिकली यही बताना है कि जब तक हमारा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में क्रॉस नहीं हो जा रहा है, मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में नहीं आ जा रहा है, तब तक हमारा इंपोर्ट नहीं हो रहा है, राइट।
तो यहाँ पे जो ये प्राइस चेंज हुआ है, जो नेगोशिएशन हुआ है 4150, वो बिफोर इम्पोर्टेशन हो रहा है, और अगर बिफोर इम्पोर्टेशन है तो हमको वही प्राइस लेना है, ठीक है। तो यहीं पे है कि फर्दर सुप्रीम कोर्ट इन द कोर्ट गार्डेंस हैज हेल्ड दैट इम्पोर्टेशन गेट्स कंप्लीट ओनली व्हेन गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ द कंट्री, देयरफॉर सिंस इंस्टेंट केस में प्राइस ऑफ द गुड्स रिड्यूस हो रहा है जब वो ट्रांजिट में है, अभी तक इम्पोर्टेशन हुआ नहीं है, हेंस द गुड्स शुड बी वैल्यूड एज पर द रिड्यूस प्राइस विच वॉज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल एट द टाइम ऑफ द इम्पोर्टेशन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 में, यहाँ पे बोल रहा है कि ए हैज़ इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम फिनलैंड, तो मिस्टर एक ए है वो फिनलैंड से गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट में ये वाला मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे बेसिकली वही है कि जैसे कस्टम पोर्ट है, ये आपका जो इंपोर्ट का माल आने वाला था वो यहाँ तक आने वाला था, बट क्या है ना, यहाँ का पानी सूख गया है तो वो यहाँ तक आ नहीं पा रहा है, वो यहाँ पे आके रह गया है, ठीक है। ओके, अब पढ़ ही लेते हैं, चलो। ए हैज़ इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम फिनलैंड ड्यू टू द ड्रॉट एट द पोर्ट, सच गुड्स वर नॉट टेकन टू बी जैप्ट इन द पोर्ट बट वेर अनलोडेड एट द आउटर एंकरेज, द चार्जेस इंकर फॉर सच अनलोडेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा, तो यहाँ पे अनलोड करने के लिए हमको 1,35,000 एक्स्ट्रा लग गया, एंड एक क्लेम्स के साथ चार्जेस हमारा लोडिंग अनलोडिंग का पार्ट होगा एंड शुड बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन CIF वैल्यू, तो हमको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का आपको ध्यान देना है। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मतलब क्या, जो कस्टम स्टेशन जहाँ पे गुड्स बॉट हो रहे हैं फॉर होम कंजप्शन पर्पज़ के लिए, यहाँ पे जो आउटर में जो हुए थे वो हमारे प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं है, ठीक है। और तो वैल्यूएशन रूल के हिसाब से इंपोर्टेड गुड्स शैल बी वैल्यू ऑफ सच गुड एंड शैल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारा इंक्लूड होगा। देयरफॉर इस केस में क्या होगा, वेयर द बिग मदर वेसल कैन नॉट एंटर द हार्बर ऑफ एनी फॉर द एनी रीज़न, चाहे वो ड्रॉट की वजह से हो या वॉट एवर मे बी द रीज़न, तो जो हम द कॉस्ट इंकर बाय इम्पोर्टर फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू द लैंड मास और प्लेस ऑफ कंजप्शन, जैसे कि बार्ज चार्जेस, उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे ए का जो क्लेम है, ए का क्या क्लेम था कि वैसे एक क्लेम का सच चार्जेस एंड शुड बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन CIF वैल्यू, हाँ, तो जो ए का क्लेम है वो टेनेबल नहीं है। ओके, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हमारा जो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन बात करता है वो पूरे कस्टम स्टेशन में आने की बात करता है, बट वॉट एवर मे बी द रीज़न की वजह से अगर आप कस्टम स्टेशन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो जो आपको कॉस्ट लग रहा है वहाँ से लेके आपके प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन में लाने तक वो आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। देयरफॉर हाँ the cost incurred by importer for bringing the goods to the land mass or place of consumption such as barge charges will also be included in the cost of transportation, ही आपका इंक्लूड होगा, मतलब FOB में आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे, इसके बाद आपका CIF वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक्सपोर्ट का ही है, एक्सपोर्ट का भी मैंने आपको बता दिया, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड इसके बाद एक और कंसेप्ट आएगा वो एक्सचेंज रेट वाला, और सेक्शन नंबर 15 एंड 16 ये रहा, डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, तो ये भी आई गेस क्लियर होंगे। इससे कुछ क्वेश्चन से कर लेते हैं। अ मटेरियल वॉज इम्पोर्टेड बाय एयर, आपका यहाँ पे जो आया था एयर से आया था, एट CIF वैल्यू हमारा $5,000 में है, फ्रेट हमने पे किया $1,500 का, एंड इंश्योरेंस हमने पे किया $500 का, ठीक है। बैंकर रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर एट द एक्सचेंज, बैंकर रियलाइज की जो पेमेंट फ्रॉम एक्सचेंज है 71 पर डॉलर है, वेरा जो CBSE है, मतलब ये हमको एक बैंक दिया है और एक हमको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो हम किसका लेंगे 70 पर डॉलर लेंगे, तो हमको वैल्यू निकालना है। अगेन यहाँ पे आपको देखो CIF वैल्यू दे दिया है, तो आपको ये एक चीज़ पता रहना चाहिए, अगर क्वेश्चन में CIF वैल्यू दिया है तो भी आपको CIF वैल्यू को FOB में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको रूल 10 के एडजस्टमेंट्स करने हैं, एंड देन उसके बाद आपको जो CIF वैल्यू निकलेगा वो CIF वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ के पहले CIF वैल्यू को अपन को FOB लेके जाना है, तो 5,000 में से पहले अपन माइनस करेंगे जो भी आपको फ्रेट और इंश्योरेंस है, दैट इज़ 1,500 एंड 500 माइनस कर लिया गया यहाँ पे, तो आपकी जो FOB वैल्यू आया ये रहा 5,000 में से 5,000 में से 1,500 एंड 500 माइनस किया, तो जो आपका FOB वैल्यू आया वो 3,000 है। अब आपको जो भी कंप्यूटेशन है या फिर जो भी रूल्स वगैरह लगाने हैं वो आपको इस FOB वैल्यू में लगाना है, दैट इज़ $3,000 में। अब आपको यहाँ पे फ्रेट ऐड करना है, फ्रेट अगेन यहाँ पे आपको पता है एयर से आया है और अपने को नोन है, तो नोन है तो अपने को एक्चुअल जितना गिवन है या फिर 20% ऑफ FOB ले लेना है, विच एवर इज़ कम।
1500 है, और अगर हमारा FOB का 3000 का 20% लेंगे तो यहाँ पे हमारा 600 आएगा, तो विच एवर इज लोअर 600 है तो यहाँ पे आपका 600 आ जाएगा। इंश्योरेंस आपको एक्चुअल पता है, इसमें आपको डजेंट मैटर कि आपका एयर से हो रहा है या कैसे हो रहा है। जो आपको अगर एक्चुअल गिवन है तो एक्चुअल लेना है तो 500 गिवन है, अगर एक्चुअल नहीं गिवन है तो 1.125% ऑफ FOB लेते, बट यहाँ तो एक्चुअल गिवन है तो आपका ये 500 आ जाएगा। अब यहाँ FOB वैल्यू में ये सब ऐड होगा तो आपका CIF आ जाएगा कस्टम पर्पज़ के लिए। एंड अभी ये आपका डॉलर्स में है तो आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो CBIC का रेट लेंगे दैट इज़ 70 पर $, लेंगे तो आपका जो एसेसेबल वैल्यू आएगा वो 287 आएगा। ठीक है, नोट्स लिखना एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, चाहे आपका आंसर राइट क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या नोट्स लिखना है, फर्स्ट में जो भी आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी एक हल्का सा भी दिमाग लगाना पड़ रहा है वो आपको नोट्स बना देना है। फर्स्ट कि यहाँ पे अगर आपको CIF वैल्यू दिया है तो आपको ये सबको माइनस करके पहले FOB वैल्यू तक लाना है। फर्स्ट नोट आप ये लिख सकते हैं, सेकेंड नोट आप फ्रेट के ऊपर लिख सकते हैं, एंड इंश्योरेंस से चाय के ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअल है। मतलब नोट्स एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं कट रहे हैं, राइट, कम लिखने से मे भी कट सकते हैं, तो जितना कुछ भी हल्का सा भी दिमाग लगाएं उसका नोट्स बना दीजिए। अगेन यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है आप CBIC का लें उसका नोट्स बना दीजिए। ठीक है, एंड ये सब आपको करना है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। यहाँ पे फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन विल फाइंड आउट द एसेसेबल वैल्यू निकालना है। अगेन कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस दे दिया है 10,000, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे दिया है फ्रॉम एक्सपोर्टर टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, तो ये मतलब एक्सपोर्टर अपने फैक्ट्री से शिपमेंट जहाँ पे वो एक्सपोर्ट करेगा वहाँ तक का चार्जेस दिया है। उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस जो कि पेड हो रहा है फॉर लोडिंग द मशीन द शिप, अगेन ये एक्सपोर्टर पे भी अगर 50 देगा वो। बाइंग कमीशन हमने पढ़ा है नहीं आने वाला है। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया 1000 दे दिया है, एक्सचेंज रेट 700 दिया है, 70 दिया है, एंड हमको ये पता नहीं है। ठीक है, और ये किससे आ रहा है, एयर से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो हमको अगर ये एक्चुअल दिया है तो हमको एक्चुअली ले लेना है। तो सबसे पहले 10,000 में हम 500 + 50 ऐड करेंगे, यस। ठीक है, आपका FOB आ जाएगा। FOB में आपको पानी से ही आ रहा है तो आपको कुछ देखना नहीं है, गिवन है तो आपको एक्चुअल ले लेना है, नहीं गिवन है तो आपको 20% ले लेना है, गिवन है तो 1000 ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस नहीं गिवन है तो 1.125% ऑफ FOB लेंगे। ठीक है, और तो आपका ये 118.69 आ जाएगा, एंड CIF आ जाएगा। CIF में अगेन CBIC का रेट 70 दे दिया है तो आपका एसेसेबल वैल्यू निकल जाएगा, एंड देन एसेसेबल वैल्यू को आपका राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, अगर पॉइंट वाइज दिया रहेगा तो राउंड ऑफ कर देंगे। इसमें एक वो भी है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर पहले बार नोट्स पढ़ लेते हैं। अगेन यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस के ऊपर नोट्स दिया है, बाइंग कमीशन आपका इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर रूल 10(1)(a) में आपको बताया गया है कि क्यों कि बाकी सब ऐड होगा कमीशन वगैरह, बट जो बाइंग कमीशन है वो आपका ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है, ये भी लिख दीजिएगा। एंड यहाँ पे एक मैं आपको बाद में डिस्कस करते हैं वो, बस इसमें किया है कि RTP में कुछ अलग मेथड से क्या हुआ था। अगर आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस गिवन है तो ना तो कुछ अलग मेथड से भी कराया जाता है। एक बार अपन ये पढ़ते हैं, फिर बाद में अपन हम उससे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको अगेन FOB वैल्यू दे दिया है गुड्स का। शिपिंग बिल आपका प्रेजेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन 26 अप्रैल में। प्रॉपर ऑफिसर पास किया है एक नेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन 4/5 में, मतलब 4 जून में, एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने आपको एज पर सेक्शन नंबर 16 और यहाँ पे एज पर सेक्शन नंबर 14, एज पर सेक्शन नंबर 16 में मैंने ये बताया था कि अगर आप एक्सपोर्ट करें तो आपको जो एक्सपोर्ट रेट लेना है, जिस दिन आपका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा उस दिन का लेना है, मतलब 4 मई का लेना था। ठीक है, तो अपन 4 मई का 8%, एक सेकेंड, हाँ 4 मई का अपन ले लेंगे, दैट इज़ अपना 8% आ जाएगा। अब सेकंड मैंने क्या बताया था कि ये तो अपना हुआ रेट का। अभी अपने को आते हैं एक्सचेंज रेट का, मतलब किससे अपने को एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज के लिए हमने पढ़ा था शिपिंग बिल का ही आएगा, वो टेबल याद करो, नहीं है तो पीछे जाओ या फिर बना लो। ठीक है, और शिपिंग बिल आएगा तो 26 का आएगा तो आपका 70 आएगा। तो वहीं पे आपको यही देखना है कि पहले आपको एसेसेबल वैल्यू निकालना है, उसको 70 इंटू करके आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, और उसमें आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना है 8% में, दैट इज़ 5,60,000 आपका आएगा। एंड अगेन यहाँ पे आपको कौन कौन से सेक्शन रेफरेंस देने हैं। 14(1) देना है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू आएगा। उसके बाद ये देना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो CBSE बोलेगा वो आएगा, प्लस जिस दिन आप शिपिंग बिल प्रेजेंट कर रहे हैं उस दिन का आएगा। और एज पर सेक्शन नंबर 16 आपको ये बताना है कि जिस दिन आप लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर रहे हैं उस दिन का हम रेट लेंगे। क्लियर है। अब इलस्ट्रेशन 8 एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, कर लेते हैं। ये सब दिखते बड़े बड़े हैं बट काफ़ी ईजी रहते हैं। ठीक है, तो साइज से नहीं घबराना है अपने को।
यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 बोल रहा है कि कंसाइनमेंट है 800 मेट्रिक टन का एडिबल 800 मेट्रिक टन का एडिबल ऑयल अपन मंगवाते हैं मलेशिया से चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, ठीक है। चैरिटेबल पर्पज़ के लिए अपन 800 मेट्रिक टन मंगाते हैं मलेशिया से, ठीक है, ताकि हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें BPL लोगों को। ओके, दिस भी क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन अच्छा काम करना चाह रहे हैं, और ये जो है ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, तो जो नॉमिनल प्राइस था ऑफ 10 पर मेट्रिक टन वॉज चार्ज फॉर द कंसाइनमेंट, मतलब 800 मेट्रिक टन मतलब हम 10 पर टन पर मेट्रिक टन हम चार्ज करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल कॉजेज था, ठीक है। द कस्टम हाउस फाउंड आउट दैट और अबाउट द टाइम, हाँ, तो यहाँ पे उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने वैल्यूज़ निकाले। द कस्टम हाउस फाउंड आउट दैट एट और अबाउट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ द गिफ्ट कंसाइनमेंट दे वाज फॉर, अच्छा ओके सॉरी यहाँ पे अपने नहीं निकाले, मैं बता देती हूँ क्या हुआ। ओके, फिर से पढ़ते हैं कि ये इंडिया वाले ना मलेशिया से 800 मेट्रिक टन का एडिबल ऑयल मंगवाए। क्यों मंगवाए? क्योंकि उनको गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देना था, ठीक है। तो ये देख के मलेशिया वाले खुश हो गए, बोले ये तो स्पेशल ट्रांजैक्शन है, हम आपसे ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 रुपीज़ पर मेट्रिक टन का आप उतना रुपया आप दे देना, ठीक है। अब कस्टम हाउस वाले उनको हुआ, उन लोग देखे कि जब ये जो 10 रुपीज़ पर मेट्रिक टन में 800 मेट्रिक टन आ रहा था, उसके साथ साथ कुछ और भी एडिबल ऑयल आ रहे थे। उनका जो डेटाज है वो गिवन बिलो है। 20 मेट्रिक टन के लिए 260 आ रहा है, इतना के लिए ये सब कुछ एक क्वांटिटी में दिया है, और इतना आपको डॉलर लगे थे वो बताया है। रेट ऑफ एक्सचेंज अगेन रेलेवेंट डेट में 70 दे दिया है, और जो रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10% दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन समझे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि किसके ऊपर ये बेसिकली आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो हमारे इंस्टेंट केस में है, जो हमारा रियल हम जो मंगवा रहे हैं उसका तो जो वैल्यूएशन है वो ठीक से किया हुआ नहीं है, मतलब वो क्योंकि स्पेशल ट्रांजैक्शन इससे थोड़ा कम में किया हुआ है, वो ₹10 पर मेट्रिक टन में दिया हुआ है। तो कॉन्सिक्वेंटली हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू जानने के लिए आइडेंटिकल गुड्स देखेंगे, मतलब हम रूल 4 अप्लाई करेंगे। अब रूल 4 अप्लाई करने के हमने क्या क्या पढ़ा था कि प्रोविजनल असेसमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में ऐसे भी बात नहीं किया है। सेम टाइम में आना चाहिए, मतलब उसी के साथ में आना, तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं सेम टाइम में आना चाहिए, एंड सेम क्वांटिटी भी होना चाहिए, और अगर क्वांटिटी सेम नहीं है तो अपन उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। और हमने एक बात पढ़ा था कि अगर एक ही गुड्स के काफ़ी आइडेंटिकल गुड्स हैं और उससे काफ़ी रेट्स आपको दिए हैं, काफ़ी अमाउंट है, तो जो लोअर है अपन वो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखो, पहले फर्स्ट वाले में यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम रूल 4 अप्लाई करेंगे। सेकंड, हमने रूल 4 में अप्लाई करने के हमको सेम टाइम देखना पड़ता है, सेम क्वांटिटी देखना पड़ता है। हाउएवर अगर सेम में नहीं है तो अपन उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, और यहाँ पे और अपन लोअर लेंगे, लोवेस्ट ऑफ सच वैल्यू, लोवेस्ट ऑफ सच वैल्यू। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहला जो 2 है वो तो काफ़ी दूर है, 20 और 100 तो हमारा सेम क्वांटिटी में होएगा ही नहीं, चाहे जो भी कर लो। एक 800 है, एक 20 और एक 100 है, तो ये दोनों को तो हम हटा सकते हैं। बाकी इसको अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक फिर भी आइडेंटिकल है, ठीक है, काफ़ी हद तक ये आइडेंटिकल है, राइट। तो अब इसमें अपन का जो लोवेस्ट लग रहा है दैट इज 780 में $160 का जो हमारा लोवेस्ट लग रहा है, अपन उसको वैल्यूएशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकेंड में आपको रीड कर दूँ। 4th पॉइंट पढ़िए, एज फार एज द क्वांटिटीज आर कंसर्न द कंसाइनमेंट ऑफ 20 and 100 कैन नॉट बी कंसिडर टू बी ऑफ सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी, ठीक है। बाकी 4 में से अपन चूज़ करेंगे, एंड अपने को लोवेस्ट चूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम 160 चूज़ करेंगे। तो इसमें हम जो वैल्यू CIF वैल्यू कैसे निकालेंगे, 800 में हम 160 इंटू करेंगे 128, अगेन इसको हम 70 से इंटू कर देंगे तो 8 इतना आ जाएगा हमारा एसेसेबल वैल्यू। उसमें हम 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंड हमारे बेसिक कस्टम ड्यूटी में 10% का सोशल वेलफेयर चार्जेस ऐड के होके टोटल कस्टम हमको जितना पे करना है वो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना, कुछ अलग हट के वैल्यूएशन तक का नहीं होगी, बट रूल्स लगा के कुछ एक अच्छा था। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल हैज़ इंपोर्टेड 1 मशीन फ्रॉम इंग्लैंड। तो उसके फॉलोइंग अगेन वो ये एक कंपनी है, वो इंग्लैंड से एक मशीन मंगाई है, उसका प्राइस ऑफ मशीनरी इतना है, फ्रेट पेड इतना है, डिज़ाइन डेवलपमेंट चार्जेस जो कि UK में हुआ, अगेन सॉरी इंडिया में होता तो इंक्लूड नहीं करते, कमीशन पेबल
ओके, हाँ यहाँ पे आपको एक चीज़ जो देखना है, कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर एट द रेट ऑफ 2% ऑफ प्राइस ऑफ इन इंडियन रुपीज़। और यहाँ पे हमको जो भी रुपीज़ बता रहा है वो यूके पाउंड में बता रहा है। तो ऐसा कई बार क्या होता है, अपन सब कैलकुलेट करके जब अपने को कमीशन निकालना होता है तो अपन यूके पाउंड में ही कमीशन निकाल लेते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो इंडियन रुपीज़ में है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिया है एंड डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट लिया है, विच एवर इज़ अर्लियर अपने को लेना है, सॉरी विच एवर इज़ लेटर अपने को लेना है। तो यहाँ पे 2410 है और अपने को CBSE का रेट लेना है और हमको लेना है एक्सचेंज रेट भी बिल ऑफ एंट्री का, तो ₹100 आ जाना चाहिए एंड 10% आ जाना चाहिए। अगेन IGST आपको दे दिया 12% और इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड है बट आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ मशीनरी एंड ये 500 प्लस करेंगे, ठीक है। फ्रेट तो पे किए हैं एयर में, तो आपको तो इसमें एडजस्टमेंट करने हैं, राइट। तो ये और ये तो आप पहले ऐड करो, ठीक है। 8500 आया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अभी आपको बाकी जो एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं बट उसके लिए आपको पहले इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड हमारा कन्वर्जन रेट है ₹100। हमने कैसे निकाला, बिल ऑफ एंट्री सेक्शन नंबर 15 एंड 14, ये 2 सेक्शन से हमने निकाला ये वाला, ठीक है। और इसका फिर अपने को 2% ऑफ 8000 यूके पाउंड्स इसका कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो पहले वो 2% ऑफ 8000 पाउंड्स के 160 यूके पाउंड्स आया है एंड देन उसको वो रुपीज़ में कन्वर्ट किया है इंटू 100 करके। इसमें से डायरेक्ट आपको 2% नहीं निकालना है, ठीक है। तो पहले 8000 यूके पाउंड्स, क्योंकि आपको यहाँ पे 2% ऑफ व्हाट बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ द मशीन। तो प्राइस ऑफ द मशीन तो अपने को यूके पाउंड्स में दिया है, तो इसका 2% निकाल लीजिए एंड देन आप उसको 100 के हिसाब से उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका FOB वैल्यू आ जाएगा। FOB वैल्यू आने के बाद आप एयर फ्राइट करेंगे। एयर फ्राइट जो आपको गिवन है या फिर 20% ऑफ FOB, तो विच एवर इज़ लोअर तो आपको 20% ऑफ FOB लोअर आएगा। इंश्योरेंस आपको दिया हुआ नहीं है तो 1.125% ऑफ FOB ले लेना है। CIF वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी रुपीज़ में ला चुके हैं आप, ठीक है। एसेसेबल वैल्यू निकल गया, उसमें से आप 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड कर देंगे, 10% सोशल वेलफेयर चार्जेस ऐड कर देंगे, टोटल निकल आएगा। एंड जो टोटल में अगेन आपको 12% IGST पे कर देना है, तो आपका ये आ जाएगा। जितना का कस्टम ड्यूटी आप पे कर रहे हैं, मतलब BCD सोशल वेलफेयर चार्जेस एंड IGST प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। एक बार पॉज करके इसको क्वेश्चन को हाथ से बनाइए। हाथ से नहीं बनाएंगे तो आप ये कमीशन वाले एरिया में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक बार आई वुड सजेस्ट कि इसको पॉज करके एक बार खुद से हाथ से देखिए या फिर खुद से एक बार पॉज करके पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन यही सब बोल रहा है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आएगा क्योंकि वो बाहर का बना हुआ है। CBSE सेक्शन 14 वाला आ गया है, 20% वाला आ गया है, 1.125% आ गया है। सेक्शन 15 में आपको 100 रुपीज़ क्यों लिए हैं वो आ गया है। IGST आपका किस में लगेगा, पूरे एसेसेबल वैल्यू प्लस जो BCD पे करते हैं प्लस जो SWS करते हैं उसमें अपना IGST लगता है। ये अपने अपने टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्लियर है। कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर टोटल ड्यूटी एंड IGST पेबल। सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड इक्विपमेंट हमारा 10,100 है। बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड विच एवर इज़ लेटर लेना है तो 25/4 वाला ही आ जाएगा। 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है। CBIC 65, तो यही अपने को पूरा लेना है। IGST 12%, SWS 10%, तो कुछ है ही नहीं। इसमें पहला नंबर कर लें तो ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं करना है। बस 10,100 इंटू 65 करो पहले। ये देखो 10,100 इंटू 65 आपका रुपीज़ में आ गया, ठीक है, रुपीज़ में आ गया। इस पर आपका BCD आ जाएगा 65,650। आपको ये पता होना चाहिए आई गेस, अगर नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ में मैंने बताया है। ये जो है कस्टम ड्यूटी इसमें लगेगा, ये जो है सोशल वेलफेयर चार्जेस इसमें लगेगा, तीनों को ऐड करो ये आएगा। इसमें आपका लगेगा IGST, ठीक है। एंड IGST का भी रेट गिवन है। यहाँ पे आपको नोट में ये लिख देना है कि आपको एसेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी एंड एप्लीकेबल सोशल वेलफेयर चार्जेस में लेना है। अगेन यहाँ पे 14 का बताया है, 15 का बताया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11 में आते हैं।
एसेसेबल वैल्यू ऑफ एन इम्पोर्टेड आइटम 1 लाख है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 है और IGST 12% है, सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% है। अगेन आई डोंट नो क्यों बार बार वही दे रहे हैं। एसेसेबल वैल्यू 1 लाख, उस पर 10%, BCD के ऊपर 10%, सोशल वेलफेयर चार्जेस, टोटल करके IGST सबके ऊपर लग जाएगा। आई डोंट नो क्यों दे रहा, मे बी मतलब अब तो इतना पर पूछने के हम कंफ्यूज में ना हो ऐसा क्वेश्चंस में। ठीक है, आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी एंड IGST पेबल। ओके, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री 20th जून, डेट अफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट 30th जून। कौन सा लेना है? 30th जून। तो BCD हमारा 10% आ जाएगा, बट एज पर सेक्शन नंबर 14 CBSE का रेट लेना है। एक आपको बैंक का रेट दिया है, एक CBSE का रेट दिया है, तो CBSE का रेट लेंगे। कब वाला? बिल ऑफ एंट्री वाला। तो अपने को ऊपर ही लिख दिया करो 10% BCD लेना है और जो रेट लेना है वो 70 लेना है, ताकि आपको फर्दर कन्फ्यूज़न ना हो। पहले तो सॉल्व कर लिए। 12% IGST है। CIF वैल्यू आपको $2000 दे दिया है। एयर फ्राइट दे दिया है 500 एंड इंश्योरेंस दे दिया 100। सोशल वेलफेयर चार्जेस अगर आपको नहीं भी गिवन है तो आपको डिम मान लेना है कि इसमें है, एंड BCD में आपको सोशल वेलफेयर चार्जेस ऐड करने हैं। अगेन यहाँ पे CIF वैल्यू दिया तो अपने को पहले उसको FOB में कन्वर्ट करना है। तो पहले 2000 में से अपन 500 एंड 100 माइनस करेंगे, FOB आएगा 1400 का। FOB में अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे 10(2) का, मतलब पहले आपको इंश्योरेंस आपको 100 दिया तो वो तो ऐड करना ही है। और ये एयर फ्राइट है, तो इसमें आपको ये देखना है कि 500 लेना है या फिर 20% ऑफ FOB विच इज लोअर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 280 आएगा, तो ये आपका टोटल 1780 आ जाएगा। 1780 को आपको इंटू 70 करना है ताकि आपके रुपीज़ में आए। ओके, एंड देन आपको 10% BCD लेना है, 10% SWS लेना है, सबको ऐड कर लेना है, 12% इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है। एंड यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पेबल मांगा है, तो आपको कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर चार्जेस प्लस IGST को तीनों को ऐड कर लेना है। आपका जितना आप ड्यूटी पे कर रहे हैं वो आ जाएगा। एंड अगेन आपको नोट्स लिख लेना है, FOB के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, CIF के ऊपर लिखेंगे, 14 एंड 15 सेक्शन नंबर आ जाएगा, एंड IGST के ऊपर एक नोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ नोट्स आ जाएंगे। कितने इलस्ट्रेशन है? ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं। 1500 chalices were imported for charitable distribution in India. The trust did not pay either for the cost of goods or for the design and development charges which were borne by the supplier. Okay, custom officer computed its FOB value at to $20,000 which was accepted by the trust. अदर डिटेल्स हमको ये दिया है कि फ्रेट हमने कितना पे किया, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे इंक्लूडेड लिखा है। ठीक है, कमीशन पेबल टू एन एजेंट इन इंडिया, उसके यहाँ पे चलो उसको सॉल्व करते हैं, मज़ा आता है सॉल्व करने में, राइट। ओके, बिल ऑफ एंट्री या अराइवल विच एवर इज़ लेटर, तो ये 10% ये आ जाएगा एंड 70 एक्सचेंज ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगेन CBSE का रेट आएगा अपना, CBSE का ही रेट है, अपन ये एज्यूम कर रहे हैं। ये रहा CBSE का रेट, ये 73 नहीं लेना है, तो यहाँ पे अगेन 10% एंड 70 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद IGST लेना है एंड सोशल वेलफेयर चार्जेस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको FOB वैल्यू दे दिया है $20,000 में। ठीक है, और इसमें आपको डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपने आँखों से ओझल हो गया है वो है ये। अगर ये नहीं देखोगे ना, आपका क्वेश्चन अभी पूरा रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभी जब कमीशन ऐड करेंगे तो जो हम ऑब्वियसली डॉलर्स में रुपीज़ तो ऐड करेंगे नहीं, डॉलर वाले को पहले अपन 70 रुपीज़ से एक्सचेंज रेट करवाएंगे, एक्सचेंज करवाने के बाद अपन ऐड करेंगे। तो अपना 20,000 FOB वैल्यू था, उसमें पहला वाला केस तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, फ्रेट अगेन लास्ट में पे करते हैं, पहले अपन 10(1) का एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है, तो 20,000 को पहले आप 70 रुपीज़ से कन्वर्ट करेंगे, आपका आएगा। उसके बाद आप कमीशन पेबल को ऐड करेंगे तो आपका एडजस्टेड FOB आएगा, एंड उसमें फिर आपको FOB वैल्यू में अगर यहाँ पे एयर से हो रहा है तो 20% या फिर एक्चुअल विच एवर इज लोअर ले लेना है। ये रहा, देखो मैंने अभी तक जो बताया, 20,000 में एक्सचेंज रेट 70 है तो आपका यहाँ पे आया 14। उसके बाद कमीशन आप ऐड किए तो आपका टोटल FOB वैल्यू आया 14,12,500।
उसमें आप एयर फ्रेट ऐड करेंगे, अगेन 20% लेंगे क्योंकि वो लोअर होता है जनरली। इंश्योरेंस 1.15% लेंगे किसका, FOB का। आपका CIF वैल्यू आ जाएगा, CIF वैल्यू में एसेसेबल एंड अगेन आपको 10% है, इसमें निकालेंगे, इसका 10% इसमें निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, ये आएगा। और इसमें फिर आप 12% में IGST पे करेंगे एंड एक IGST का नोट्स डालेंगे। IGST का नोट डाला हुआ है हमेशा, ठीक है, क्लियर है। इलिस्ट्रेशन 14 भी थोड़ा नया टाइप का इलिस्ट्रेशन है, चलो देखते हैं। मिस्टर बैकपैक इंपोर्टेड सेकेंड हैंड गुड्स फ्रॉम UK सप्लायर बाय एयर। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 14 में यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि मतलब एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में एंटर हुआ था, बट फिर अगेन फर्दर प्राइस चेंज हो गया, उसके बाद उन लोग नेगोशिएट किए प्राइजेस को एंड नेगोशिएटेड प्राइजेस ये हैं। तो अब बताओ प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता और चेंज प्राइस होता और नेगोशिएट प्राइस नहीं होता तो ऑब्वियसली हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेते हैं, क्योंकि जो प्राइस हमको एक्चुअली पेड या पेबल होना है वो आएगा। बट अब क्योंकि नेगोशिएटेड प्राइस है तो हमारा जो प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल है वो नेगोशिएटेड प्राइस है, तो इसमें हम नेगोशिएटेड प्राइस लेंगे। अगेन ये पाउंड में है, ये देख लीजिएगा। CIF वैल्यू गिवन है तो एयर फ्राइट इंश्योरेंस है, ये दोनों आपको माइनस करना है तब आपका FOB आएगा। FOB में अगेन रूल 10 के एडजस्टमेंट करने हैं। इसमें आपको एक ये दिया है कि वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्पेक्शन जो कि कैरिड आउट बाय फॉरेन सप्लायर ऑन इज ओन, नॉट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑन फॉर मेकिंग द गुड्स, मतलब कुछ मतलब वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस है वो आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। अब कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट एट द रेट ऑफ 1% ऑफ FOB इन लोकल करेंसी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको कन्वर्ट वगैरह करना है, उसका गेम है। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच इज लेटर, तो आपका 10% आ जाएगा एंड रेट भी एज पर CBIC 102 है, 102 आ जाएगा, सॉरी हाँ। तो अभी नेगोशिएटेड प्राइस है ना 5500 माइनस 500 माइनस 600 करना है, तो आपका यहाँ पे FOB आएगा 4400। 4400 में वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड करने हैं, पाउंड 600 आ जाएगा। अब कमीशन पेबल नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है। अभी कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे, अभी कन्वर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको चलो एयर फ्राइट में तो अपने को कुछ देखना रहता है 20% FOB वगैरह, बट जो इंश्योरेंस है वो अपन को असर्टेन दिया है और वो अपने को पाउंड्स में दिया है, तो इसमें अपन 600 ऐड कर देंगे इंश्योरेंस का और फिर अपन 20% ऑफ FOB ले लेंगे क्योंकि वो लोअर होता है जनरली, 500 ले लेंगे या फिर जो भी जनरली होगा देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे सब ऐड करने के बाद 5500 आया। उसके बाद आपको 102 से कन्वर्ट करना है, वैल्यू इन रुपीज़ लाना है एंड देन यहाँ पे भी अगेन आपको FOB में 1% बोला गया है, ये याद रखिएगा। FOB में आपको 1% बोला गया है, तो 4400 को आपको 1% लेके उसको इंटू 102 करना है, इतना आया। एसेसेबल वैल्यू निकल गया, BCD निकल गया, SWS निकल गया एंड टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल निकल गया क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे IGST नहीं दिया था। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, सब सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देखना है कि कहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। तो जितने भी आपको पहले पाउंड्स या फिर जो डॉलर्स में दिया उसके जो भी सारे एक्सपेंसेस है वो आपको ऐड कर लेना है। बस लास्ट के अगर आपको कन्वर्ट करने के कहीं कोई एक्सपेंसेस दूसरे करेंसी में बोला है तो उसको लास्ट के रख दो, ऐसे समझ लो। बाकी जितने उस करेंसी से हो रहे पहले सारे एक्सपेंसेस ऐड कर लो, फिर कन्वर्ट कर लो एंड देन फिर आप उसको कन्वर्ट करने के बाद वो एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना। तो यहाँ पे अगेन पहले तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रीनेगोशिएट प्राइस हुआ है और वो हमारा प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लेके नेगोशिएबल प्राइस लेंगे, ठीक है। ओके हाँ, ये 20% FOB है। यहाँ पे वेंडर स्पेसिफिकेशन का है कि वो इंक्लूड नहीं हुआ था एसेसेबल वैल्यू में, देयरफॉर इंक्लूड कर देंगे। इंश्योरेंस चार्जेस के ऊपर है, ये CBSE का रेट है, ये कमीशन पेड है और ये सेक्शन 15 है। लास्ट इलस्ट्रेशन 15 खुद से करो यार, एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। FOB वैल्यू दिया है, इसमें ऐड करो। ये वाला तो खैर बाद में होगा, पहले बस 10(1) का है, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है तो 1.125% आ जाएगा। इसका आपको देखना है 20% या फिर ये वाला विच एवर इज़ लोअर एंड अगेन
आपको यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री कब का दिया है, 20 जून का दिया है, सिर्फ 25 जून का दिया है। तो आपका जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10% आएगा, और जो CBSE का रेट एक्सचेंज हो 99 आएगा। एक बार पॉज करके खुद से करो तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चंस वैल्यूएशन के, ठीक है। और कुछ है क्या? हाँ, इसमें IGST चार्जेस है, वो भी ले लेना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 19 बता दिया गया आपको, वो पढ़ लेते हैं एक बार क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 19 फिर आपका ही ख़त्म हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका जो गुड्स है वो अगर सेट में जा रहा है, सेट ऑफ आर्टिकल्स है, जैसे कि एक मेकअप पाउच में बहुत सारे सामान रहते हैं, अगर वो आपको एक बार में एक मेकअप पाउच आपको करना है तो उसमें बहुत सारे सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो उसका हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो अगर क्वांटिटी वाइज हो रहा है तो उस हिसाब से होगा। अगर वैल्यू वाइज हो रहा है तो सेम रेट में है तो सेम रेट हो जाएगा, अगर डिफरेंट रेट है तो हाईएस्ट रेट हो जाएगा। और जिसमें अगर आपका लाइबल ही नहीं है तो वो आपका बी के हिसाब से होगा। मतलब अगर डिफरेंट रेट्स हैं, एक में 2% का है, एक में 12% का है, एक में 18% का है, तो जो हाईएस्ट रेट है वो 18% का होगा। इसमें हो सकता है कि 0% चार्जेबल ही नहीं है, बट सिर्फ आपको 18% में देना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आपका सेम है तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी वाइज है, मतलब इतना क्वांटिटी में इतना क्वांटिटी का लगेगा ऐसा वाइज है, तो आपको क्वांटिटी वाइज ले लेना है। हाउएवर अगर एसेसरीज़ है या स्पेयर पार्ट्स है, मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग इम्प्लीमेंट्स है फॉर एनी आर्टिकल जो कि सेटिस्फाई करता है कंडीशन, मतलब अगर ऑब्वियसली अब अगर आप डिफरेंट रेट्स हैं तो अगर आप उसको डिफरेंट में आपको चार्ज करना है तो उसको आपको पहले सेटिस्फेक्शन करवाना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को, उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे को अलग अलग करवाना है, एंड देन अगेन रीजंस बताने पड़ेंगे, देन वो अलाउ करेगा, ठीक है। तो इसको भी एक बार जस्ट एक प्लेन रीड कर लीजिएगा। तो इससे हमारा ख़त्म होता है वैल्यूएशन चैप्टर। और टेस्ट नॉलेज के कुछ अराउंड 18 क्वेश्चन आई गेस, मेरे को याद भी नहीं है, देख लेते हैं। इसमें भी हाँ 18 क्वेश्चंस हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करवा दूँगी। एंड सारे इलस्ट्रेशन अराउंड 16 to 17 इलस्ट्रेशन थे, एंड कंसेप्ट अपना क्लियर है। वीडियो लेंथी होगा, मुझे पता ही नहीं कितना है, सो मेक श्योर आप अच्छे से देखें। एंड दैट्स इट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ like, share and subscribe, and stay tuned for another videos. Okay, bye bye.